गांव के नेता रहे हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं कैलाश गहलोत जी। आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लिए, क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरे छोटे भाई हैं, गांव के हैं। मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उस पार्टी में उनके साथ क्या हुआ, मुझे तो एक ही बात कहनी है कि जिस पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया, पद दिया, मंत्रालय दिए, उन लोगों को चंद मिनटों में गलत शब्द कह के निकल जाना ठीक नहीं है। इसलिए वो उनका व्यक्तिगत है, उस पर ज़्यादा मुझसे टिप्पणी ना लें। मेरा छोटा भाई है। नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। नजफगढ़ विधानसभा की राजनीतिक हलचल इतनी तेजी से बदल रही है और उस राजनीतिक हलचल में मित्राऊ गांव का नाम जो है वो काफी तेजी में सुर्खियां बटोरता जा रहा है। मित्राऊ गांव से एक नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और वहीं मित्राऊ गांव से एक और राजनेता समाज सेवक ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। कौन है वो नेता और आखिर ऐसा फैसला क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होने के पीछे मुख्य मकसद क्या हो सकता है? बात खुद उसी नेता से जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज। सत्यपाल जी नमस्कार। अनुज मिश्रा जी नमस्कार। दिल्ली ब्रेकिंग का मैं स्वागत करता हूं और आपका आभार। क्या था, आजकल तो हमने सुना है कि सब लोग बीजेपी में जा रहे हैं और अब तो तकरीबन 28 साल का सफर आपका रहा है बीजेपी के साथ, फिर कांग्रेस की तरफ रुख क्यों? अनुज जी, मैं एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता भाजपा का रहा हूं और बहुत बड़े पद पे मैं रहा नहीं। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने संगठन के कार्यों में बहुत मदद की और मैं एक शिक्षित और ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा हूं। बहुत कुछ बदलाव 2014 के बाद, पहले वाली वो भाजपा नहीं रही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी के समय पर होती थी। वो बहुत बदलाव मैंने इसमें देखा, कथनी करनी में अंतर देखा। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये जो समय है ये हम जैसे लोगों के लिए, मैं अपनी व्यक्तिगत राय में मैं कहता हूँ, मैं नजफगढ़ की पृष्ठभूमि में देख रहा था कि नजफगढ़ में जो भाजपा का जो संगठन बन रहा है या भाजपा में जो लोग हैं, उन लोगों में बड़े अच्छे कद्दावर बढ़िया लोग भी हैं और किन किन लोगों ने फिर ज्वाइन कर लिया। ये सब चीज़ें ना मुझे बड़ा अटपटा लगा कि कोई तो राष्ट्रीय स्तर पे या विधानसभा स्तर पे पार्टी का कोई स्तर या कोई डिग्निटी, कार्यकर्ताओं से ही पार्टी होती है। जैसे हम लोग लेंगे, जैसे हम लोगों को पार्टी की पद देंगे, वो काम करेंगे, उसी से मतलब पार्टी होती है। तो मैंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना मैं एक ऐसी पार्टी के साथ जाऊं जहां मेरे को, यानी यूँ कह सकते हो आप कि कमज़ोर पक्ष की तरफ से मैं काम करूं। और मैंने बहुत सोच समझकर, बहुत अच्छे से सब चीज़ों का विचार करके कांग्रेस पार्टी, जो कि सबसे पुरानी और जिसका देश की आज़ादी में बड़ा सबसे योगदान रहा हो, उसी पार्टी में काम करूंगा, ये मेरा निर्णय रहा। और मैंने एमपी चुनाव से पहले, संसदीय चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव से पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था? मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को छोड़ दिया था और लगभग आसपास उसी समय में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। सत्यपाल भारद्वाज की सोच कौन सी है कि आपको लगा कि जो पार्टी जिसपे मतलब कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं सत्यपाल भारद्वाज, आखिर कौन सी सोच है उनकी? देखिए, मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। मेरा मानना है कि जो कोई भी पार्टी हो, हमेशा मुद्दों पे आधारित पार्टी को काम करनी चाहिए। ठीक है। मेरा मानना है कि जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में लोग आते हैं, लेकिन मुद्दों की बात तो हो ही नहीं रही। कई सालों से मैं देख रहा हूँ, खासतौर पिछले 10 साल से मैं जो देख रहा हूँ, मुद्दों पे बात नहीं हो रही है और विषयों पे बात हो रही है। उनमें कुछ विषय ठीक भी हैं, लेकिन वही अंतिम नहीं है। मेन मुद्दा है जनता की सेवा, रोजगार, भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। इन विषयों पे जो है बहुत खुल के काम नहीं हो रहा है, जो मैं उससे संतुष्ट नहीं था। मुझे लगता है कि मैं
ऐसा कुछ हो जो मुद्दों पर बात हो। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, एक डिग्निटी तभी आएगी और लोगों का विश्वास भी तभी बढ़ेगा। होगा ये चीज, ये पॉइंट है, मुद्दा होना चाहिए, क्षेत्र के मुद्दे होते क्षेत्रीय हैं, मुद्दे। मुद्दों पे चर्चा जरूर होना चाहिए। कैसे होगा ये चीज, क्योंकि तकरीबन कई दशक निकल गए साहब, ये तो बस। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। आज देश में भ्रष्टाचार, भय, भूख के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाती है, क्रियान्वित नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम जिस जनता ने हमें चुना है उसको, मतलब जो हम सपने दिखा रहे हैं, ठीक है, धर्म हमारे लिए भी जरूरी है, धर्म आस्था का प्रश्न है। राष्ट्रीय स्तर पर जनता चाहती है कि वो जीवन शैली उसकी कैसे सुधरे, इस पर काम हो। और ये जो पार्टी करेगी, अब आने वाला समय इसी बात का रह गया है। बहुत दिन हो गए लोगों को कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ों पर हमने फोकस करके देखा है कि भाजपा की तरफ से मुद्दों पे ना बात करके एक नैरेटिव बना के कर रहे हैं। उससे आप राज तो कर सकते हो पर जनता के दिल में नहीं बैठ सकते। मैं कहूँगा नजफगढ़ में भी ट्रेंड चल रहा है कि भैया रेहड़ी पटरी वाले ना अपना नाम लगा के रखेंगे, ट्रेंड एक बनाने की कोशिश की जा रही है। सहमत हैं क्या डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यवसाय आप करते हैं तो उसमें आपकी पहचान ज़रूरी है। यदि आप पहचान छुपा के कोई काम कर रहे हैं तो या तो आप में कोई कमी है या आप किसी और नीति के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी डॉक्टर का क्लिनिक है, अगर डॉक्टर अंदर बैठा तो उसका बाहर नाम भी होगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, उसकी डिग्री भी लिखी होनी चाहिए। इसी तरह छोटे से कार्य के ऊपर भी ये नीति, मैं इसको ज़्यादा ऐसा कुछ इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उस समय ना करें जब देश में चुनाव हो। ये नीतियाँ, ये बातें तब भी उठें जब आम तौर पर आम बात की जा रही हो, तो कोई गलत नहीं। मतलब अगर सिर्फ नजफगढ़ की मैं चर्चा करूं, मैं नहीं चाहता कि देश की बातें करूं, नजफगढ़ की चर्चा करूं, तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज को परेशान करती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भाई यहाँ ना संशोधन की ज़रूरत है? देखिए, सबसे यहाँ जो मैं पिछले 10-15 साल में देख रहा हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं 35 साल से 38 साल से नजफगढ़ में प्रैक्टिशनर हूँ। मैं नजफगढ़ की ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। मैंने वो पहला समय भी देखा है और मैं अब भी देख रहा हूँ। अब जो बदलाव मैंने देखा है, सबसे बड़ा यहाँ लोग भयभीत हैं, डर का माहौल है। क्यों? बस उसको लॉ एंड ऑर्डर से मैं ज़्यादा कनेक्ट करूँगा इस बात को कि लॉ एंड ऑर्डर्स की कमी नजफगढ़ क्षेत्र में काफ़ी है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की विफलताओं में गिनूं क्या? कि ये गृह मंत्रालय का सोचने का विषय है और इस विषय पे वैसे तो देश के स्तर पर भी कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं नजफगढ़ में ये चीज़ देख रहा हूँ कि लोग भयभीत का मतलब क्या है कि भय से काम करना, डरे हुए हैं लोग। पता नहीं किसको क्या बोल जाएगा कोई, किसको कब फ़ोन की घंटी बज जाएगी। ये सब चीज़ें जो है ना, एक तो ये मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर्स नजफगढ़ का बहुत ज़रूरी विषय है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं यहाँ, व्यापारी वर्ग भी है यहाँ, अन्य लोग भी हैं। सबको भयमुक्त रह के रहना और कार्य करना यहाँ की एक तो प्राथमिकता ये है। ये होगा कैसे? ये जो मुद्दा है, मैं इसको समझने का प्रयास करूं तो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा होगा। ये तो एमपी साहब लेवल की बात होगी ना? एमपी नहीं, मैं तो इसको सीधे गृह मंत्रालय से मैं आदरणीय अमित शाह जी से जोड़कर बात करना चाहता हूँ। एक छोटा सा विषय है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर थोड़ा सा सख्ती से काम लें तो देश के लिए भी और हमारे क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छी बात हो। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं इस पर और ज़्यादा कमेंट्स ना करूँ। क्या होना बस यही कहा मैंने कि भाई पुलिस प्रशासन को और जनता में भी जागरूकता आनी ज़रूरी है। हमारे पड़ोस में कौन कैसा आदमी रह रहा है, हम किस व्यक्ति को समाज का मुख्य चेहरा बनाकर चल रहे हैं। क्या इसके लिए वो जो बांग्लादेश और रोहिंग्या जैसे शब्द आते हैं, आप मानते हैं क्या वो प्रमुखता है? महानगरों में ये बड़ी समस्या आ चुकी है कि इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं या आके रह रहे हैं उन सबको सर्टिफाई करना एक अच्छी विषय है। जो लोग रह रहे हैं उनका ये पता चलना चाहिए वो कौन है, कहाँ से आया है। आइडेंटिफिकेशन एक मस्ट चीज़ है। उसमें देश
कि आइडेंटिफिकेशन में जो हिंदू मुस्लिम आ जाता है कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी आप हिंदू हैं और आप मुसलमान हैं, ये भी देखिए, मेरा मानना ये है कि धर्म जो है एक आस्था का प्रश्न है, एक जीवन शैली का प्रश्न है। हम हिंदू लोग तो सदा से ही सहृदय रहे हैं, सहिष्णु रहे हैं, ताकत भी रही है, लेकिन हमने फिर भी बहुत सी दुनिया को अपने में समेटने का प्रयास किया है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है वो भी सर्वधर्म समभाव की है। तो ये विषय बहुत ज़्यादा इस पर मैं बोलूँगा तो शायद कुछ कड़वाहट मेरे मुंह से ना निकले, मैं बचना चाहूँगा, लेकिन फिर भी धर्म ही सब कुछ नहीं है। धर्म है, लेकिन इससे अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। उस पर भी ध्यान दिया जाए, इसको ना छोड़ें, उस पर भी ध्यान दें जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है। धर्म का विषय धार्मिक संतों पर छोड़ दिया जाए। चुनाव लड़ने की तैयारी में है क्या डॉक्टर सत्यपाल भारद्वाज? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा, तब भी मैंने चुनाव लड़ने के लिए कभी जिद नहीं की। मैं कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह रहा वहाँ। अब मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और वहाँ भी मेरा यही मत है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक सिपाही की तरह रहूं। यदि चुनाव का गर्मी मौसम आता है, इस तरह का गर्माहट शुरू होती है और पार्टी मुझ में ऐसा कुछ देखती है और मुझे आदेश मिलता है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको कांग्रेस ने इजाज़त दे दी, अगर मान लेते हैं कांग्रेस ने इजाज़त दे दी, तो फिर जो दूसरी पार्टियों के लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी एक उम्मीदवार होंगे, आम आदमी पार्टी से भी उम्मीदवार होंगे, कैडर वोटर का भी एक सवाल उठता है, कैसे किस रणनीति से निपटेंगे उन लोगों के साथ? मैं किसी के मतलब विरुद्ध चुनाव नहीं, मैं स्वयं की बात कहने के लिए अपने क्षेत्र में आऊँगा। यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए बात करूँगा। यहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से कार्य, इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करके अपनी बात करूँगा। बाकी लोगों का काम है सोचना, तो किसको मत देंगे, वो पार्टी को वरीयता देंगे। तो मेरी पार्टी भी नेशनल पार्टी है, बहुत सबसे पुरानी पार्टी है। देश की आज़ादी में जिसने सबसे ज़्यादा काम योगदान दिया वो पार्टी है। आज किसी के ये कहने से कि ये भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, तो आप अपनी रहमान में भी झांक लें। किसी को वैसे ही दोषारोपण करके बाहर निकल जाने से बात नहीं बनेगी। और जनता भी समझदार है, आएगा पुनः इसका ही समय। पार्टी ये ही आएगी और अंततः जो लोग आपस में होंगे तो दो ही तरह के होंगे, बीच के लोग खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़, मेरा मानना है कि इस क्षेत्र की समस्याओं में सबसे बड़ी है स्वास्थ्य की समस्या, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी शिक्षा की समस्या, इस क्षेत्र में है ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, इस क्षेत्र में है जाम की समस्या। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वरीयता देते हुए मेरा मानना ये है कि यदि मैं आता हूँ तो मैं ये कार्य करूँगा, मैं इस चीज़ को बोल के आऊँगा, मैं अपनी बात कहूँगा। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से राव तुलाराम हॉस्पिटल किसी काम का नहीं। एक हॉस्पिटल 100 बेड का बनाया गया, लेकिन स्ट्रक्चर है वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्डिंग है। मेरा मानना है बिल्डिंग बना देता कि कमीशन चाहिए, बस वो छोड़िए आप, वो किस पर्पज़ से बनाई गई, बहुत जल्दी में चुनावी लाभ लेने के लिए बनाएगी, कुछ भी है, उसको अब ज़्यादा कटाक्ष करने से कोई मतलब नहीं होता। हम क्या करें, ये बात हम करेंगे। इस क्षेत्र में सबसे ज़रूरी है राव तुलाराम हॉस्पिटल को अपग्रेड करके एक इसको राव तुलाराम मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल, इसके लिए मैं प्लान करूँगा। नंबर 2, रोशनपुरा गांव की ज़मीन में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज बहुत दिनों से पेंडिंग है, जिसके लिए बहुत कुछ काम हो चुका है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। मैं उसके लिए पूरी जी जान से काम करूँगा ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। अभी वर्तमान में एक भगिनी निवेदिता कॉलेज है जो कि महिला कॉलेज है, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है, सब्जेक्ट अच्छे नहीं है। बच्चों को यहाँ अच्छे सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट और अन्य सुविधाएं यहाँ अपग्रेड करेंगे, इस कॉलेज इसको भी अपग्रेड करेंगे। नंबर 3, जो ये जो जाम की समस्या है, इसका मूल कारण आज के दिन ये क्लस्टर बसे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभा की ज़मीनों पे पूरी दिल्ली की बसें यहाँ आती हैं, हमारे काम की नहीं है ये। आप देखिए इनके कारण कितना सड़क के ऊपर पॉल्यूशन है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, और इनमें से 5 बसें हमारे लिए हैं।
रूट सारे बाहर के लिए आती हैं, जाती ही है। तो ये जो चीज़ अपव्यय भी हो रहा है, इसमें टैक्स पेयर के पैसे का अपव्यय भी हो रहा है। इनको आसपास और भी जगह स्थानांतरित करके इन जगहों को उन्हीं गांव की जिनकी ज़मीन है उन्हीं के लाभ के लिए कोई योजना लाएंगे। जाम की समस्या सबसे बड़ी है, अतिक्रमण। हमारे यहाँ सब्जी मंडी है, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ किसी नेता ने इसके लिए काम नहीं किया। जैसे अनाज मंडी है, इसी रोड पर कोई जगह या और भी आसपास कोई जगह लेकर सब्जी मंडी को स्थानांतरित करेंगे। जितने हमारे किसान भाई हैं उनकी सब्जी, या यहाँ जो लोग हैं उनको सब्जी लेने के लिए आप देखिए वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो वो चीज़ हम स्थानांतरित करेंगे। जितने रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं उन लोगों को उचित स्थान देकर ये जो अतिक्रमण व्यवस्था है इसको हम थोड़ा ठीक करेंगे। बहुत सारे और काम हैं, जल व्यवस्था है, अभी साफ सफाई से लोगों को पीने पानी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे काम हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हम इन बातों पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा कि मेरा प्रायोरिटी इस क्षेत्र की क्या रहेगी, मैं इसी बात करूँगा। मैं किसी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। मैं अपनी बात कहने आया हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा और क्षेत्र की जनता ज़रूर समझेगी, क्योंकि परेशान हो चुके हैं लोग। हमसे बात के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।